नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2004 की हिंदी फिल्म वजह ए रीजन टू किल के बारे में। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि इसके किरदारों, उनके रिश्तों और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा पास जो विश्लेषण है वो इसी पर आधारित है। सही कहा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री मतलब कौन कातिल है सिर्फ उतना ही नहीं है। ये रिश्तों की कहानी है, धोखे की, इंसानी जज्बातों की, कैसे हालात, शक और चाहते मिलकर जिंदगी को बिल्कुल एक मुश्किल मोड़ पे ला खड़ा करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि हम समझें कि कत्ल की असली वजह क्या थी। क्या वो सिर्फ एक पल का गुस्सा था, या रिश्तों का बिखराव, या कुछ और ही था। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए कहानी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी के सेंटर में है संजीव कुमार। राजीव खंडेलवाल ने निभाया है यह किरदार, और उनकी पत्नी राधा यानी गुलपनाग। बाहर से देखने पे हाँ, एक आम शादीशुदा जोड़ा लगते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन घर के अंदर विश्लेषण बताता है कि माहौल काफी तनाव भरा है। वो प्यार वाली बात कम और एक टेंशन वो ज्यादा है। और विश्लेषण ये भी पॉइंट आउट करता है कि दोनों की पृष्ठभूमि और उम्मीदों में काफी फर्क है। हाँ, संजीव एक साधारण बैकग्राउंड से है, उसकी जरूरतें शायद उतनी बड़ी नहीं हैं। पर राधा की जिंदगी से उम्मीदें ज्यादा हैं। वो ज्यादा सुरक्षा चाहती है, ज्यादा आराम, एक बेहतर लाइफस्टाइल। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनावपूर्ण शुरू होती है। एक्सपेक्टेशन गैप जिसे कहते हैं। जब रिश्ते में उम्मीदें और हकीकत मैच नहीं करती तो तनाव तो आता ही है। और राधा की यही जरूरत, ये असंतोष उसे एक नए रास्ते पर ले जाता है। हाँ, और इसी आराम और सुरक्षा की तलाश में वो एक अमीर बुजुर्ग महिला के घर पर पर्सनल हेल्पर का काम शुरू करती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसकी तरफ से अपनी सिचुएशन बदलने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और फिर इसी नए माहौल में एंट्री होती है कर्ण मल्होत्रा की। जाकिर हुसैन ने प्ले किया है। ये उस बुजुर्ग महिला का भतीजा है, अमीर है, दुनियादार है, और विश्लेषण कहता है कि शुरू से ही वो शातिर और चालाक लगता है। हाँ, उसका अंदाज ही वैसा है। वो धीरे धीरे राधा की जिंदगी में अपनी जगह बनाता है। उसकी बातें, उसका पैसा दिखाने का तरीका, वो जरूरत से ज्यादा केयर दिखाना, ये सब बड़ा कैलकुलेटेड लगता है। विश्लेषण इसे लव बॉम्बिंग जैसा कुछ कहता है। हाँ, वो राधा की कमजोरियों को पहचान लेता है ना? हाँ, खासकर वो आर्थिक सुरक्षा वाली बात। सही। और यही दिखता है कि कैसे बाहरी चमक दमक किसी मौजूदा रिश्ते की कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। राधा का झुकाव कर्ण की तरफ बढ़ता है, वो बस खिंचती चली जाती है। और संजीव से वो भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। हाँ, एक दूरी बन जाती है। जाहिर है संजीव ये सब देख रहा है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कर्ण का इरादा ठीक नहीं, वो राधा का इस्तेमाल कर रहा है। वो राधा को समझाने की कोशिश भी करता है, उसे वॉर्न करता है। लेकिन राधा उसकी सुनती ही नहीं। वो जैसे कर्ण के असर में पूरी तरह आ चुकी है। उसे लगता है संजीव बस जल रहा है। यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व साफ दिखता है राधा के अंदर। बिल्कुल। विश्लेषण इसे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहता है। एक तरफ संजीव का शायद सच्चा पर साधारण जीवन, जिसे वो अब शायद बोरिंग समझने लगी है। हाँ, उसे अवॉइड करना चाहती है। और दूसरी तरफ कर्ण का दिखाया हुआ वो आकर्षक, रोमांचक, लेकिन बिल्कुल झूठा भविष्य जो उसे खींच रहा है। जी, वो बुरी तरह फंसी हुई है। और संजीव का डर वो महज शक नहीं लगता, वो शायद आने वाले तूफान का अंदेशा है। और फिर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। कर्ण मल्होत्रा की हत्या हो जाती है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और जैसे ही ये खबर फैलती है, शक की सुई बिना किसी लाग लपेट के सीधा संजीव कुमार पर। बिल्कुल। पुलिस, लोग, सबको लगता है मामला एकदम सीधा है। पति ने जलन में, गुस्से में पत्नी के प्रेमी को रास्ते से हटा दिया। क्लासिक मोटिव। हाँ, विश्लेषण इसी को मोटिव बायस कहता है। जब मोटिव इतना साफ दिखे तो कोई और एंगल देखना ही नहीं चाहता। और यहीं पर कहानी एक टिपिकल किसने किया वाली पहेली बन जाती है। पहेली तो बनती है, लेकिन ये समाज के रवैये पर भी सवाल उठाती है। कैसे हम बिना पूरी बात जाने जजमेंट पास कर देते हैं। खैर, पुलिस केस बनता है, मामला अदालत पहुंचता है, और कोर्ट रूम में शुरू होता है असली ड्रामा। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब राधा गवाही देने आती है, कटघरे में खड़ी होती है। सबको उम्मीद होती है शायद वो सच बोलेगी या पति का साथ देगी। लेकिन उसका बयान वो सीधा सीधा संजीव के खिलाफ जाता है। ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो, हाँ यही कातिल है। ये सीन बहुत टेंशन वाला है। हाँ, संजीव अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहता है, चीखता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत, हालात और खुद उसकी पत्नी की गवाही, सब उसके खिलाफ।
बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। अब ये पूरा मामला एक साइकोलॉजिकल चेस गेम बन जाता है। कोर्टरूम सिर्फ कानूनी लड़ाई की जगह नहीं रहता, वो सच, झूठ, डर, मजबूरी, शायद बदले का अखाड़ा बन जाता है। और राधा की गवाही, उसके पीछे क्या है? क्या वो सच बोल रही है, या कोई दबाव है, या उसका अपना कोई मकसद? यही सवाल दर्शकों को उलझाए रखता है। विश्लेषण कहता है कि यहाँ किरदारों के हाव भाव, उनकी आंखें, वो शायद शब्दों से ज्यादा कह रही हैं। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, जिरह होती है, तो कहानी की परतें खुलने लगती हैं। पता चलता है कि राधा और कर्ण का रिश्ता वो उतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। हाँ, असलियत काफी अलग थी। कर्ण सिर्फ राधा का इस्तेमाल कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था, इमोशनली, शायद फिजिकली भी। उसके लिए राधा बस एक चीज थी, शोषण का शिकार थी। वो फंसी हुई थी। एक तरफ संजीव का साधारण प्यार, दूसरी तरफ कर्ण का झूठा पर लुभावना जाल। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे हमारा मन भावनाओं और लॉजिक के बीच उलझ जाता है। कैसे हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो शुरू में सही लगते हैं, पर बाद में हमें और गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं। तो क्या राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया था हत्या से पहले? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो उस जाल से निकलना चाहती थी? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। आखिर में सच सामने आता है। पता चलता है कि कर्ण की हत्या की वजह सिर्फ संजीव की जलन या गुस्सा नहीं थी। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। हाँ, इसके पीछे बहुत कुछ था। टूटे रिश्ते का बोझ, धोखे का दर्द, इज्जत बचाने की कोशिश, और वो इंसानी दिमाग के अंधेरे कोने जहां शक, डर, हताशा घर कर लेते हैं। इन सब ने मिलकर हत्या की जमीन तैयार की। तो अंत में ये साफ हो जाता है कि वजह कोई एक चीज नहीं थी। जी नहीं, ये एक मिक्सचर था। प्यार की चाहत, धोखा, शक, शायद अपनी पहचान बचाने की लड़ाई, इन सब का जहरीला कॉकटेल। कहानी ये दिखाती है कि जब भरोसा टूटता है, शक हद से बढ़ जाता है और इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, तो वो हताशा में ऐसे कदम उठा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। हाँ, वो चरम बिंदु। तो जैसा हमने देखा, वजह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये हमें रिश्तों की नाजुकता दिखाती है। ये दिखाती है कि जब भरोसा टूटता है, शक हावी होता है और हम अपने ही जज्बातों के जाल में फंस जाते हैं। तो प्यार और नफरत, बचाव और हमला, जिंदगी और मौत के बीच की लाइन वो बहुत धुंधली हो जाती है, कभी कभी मिट भी जाती है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें ये भी सोचने को कहता है कि हम कितनी आसानी से सतह देखकर राय बना लेते हैं, जबकि इंसानी रिश्ते, इंसानी मनोविज्ञान वो कहीं ज्यादा जटिल होता है, विरोधाभासों से भरा हुआ। ये कहानी उसी जटिलता को सामने रखती है, हमें समझने पर मजबूर करती है, जज करने पर नहीं। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो मन में रह ही जाता है, क्या किसी अपराध के लिए हमेशा हालात ही जिम्मेदार होते हैं, या इंसान के अंदर का लालच, असुरक्षा, वो अंधेरा कोना वही असली वजह बनता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।